डिस्कस कर चुके। नाउ होपफुली रिक्रूटमेंट आपको अच्छे से पता होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी जॉब रिक्वायरमेंट होती है तो हमें बताना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट खाली है, दीज पोस्ट आर वेकेंट, इसके लिए आप लोग अप्लाई करें। और जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती है उसी में से हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसके थ्रू हम बताते हैं। इट कैन बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट कैन बी इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज हैं, आप लोग अप्लाई करिए। नाउ रिक्रूटमेंट हमारा अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्द में कहें तो जब भी हमने मान लो एक हम न्यूज़पेपर में एड देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजर रिक्वायर्ड, दीज आर द एलिजिबिलिटीज, इंडस्ट्री में बेस्ट आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, कोई भी विज्ञापन होता है किसी भी पोजीशन के लिए, वो सारा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को बताना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब खाली है, आप लोग आओ और अप्लाई करो। जिससे ही जो फर्स्ट स्टेप होता है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, जिससे कि हम उन जो भी कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर पाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आता है। जितना अच्छी जेंट्री हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगी उतने अच्छे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स आएंगे। अदरवाइज अगर अच्छे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसके थ्रू जो एम्प्लॉयज आएंगे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ आते हैं हम वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम जो डिस्कस करेंगे यार दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से हैं, सप्लाई एंड डिमांड कैसे अफेक्ट करती है, इमेज एंड गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिक्रूटमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेगा, एंड कॉम्पिटिटर्स ये हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे पोटेंशियल एम्प्लॉयज की एज, रिलीजन, लिटरेसी लेवल, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। ये कैसे अफेक्ट करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है, 98% लिटरेसी रेट है, तो जब उस एरिया में या उस रीजन में हमारी रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगी, हम वैकेंसी के लिए पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे जिसमें से हम बेस्ट एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चूज करके हायर कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉयज आ पाएंगे। इसके अपोजिट अगर हम माने कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए और उस रीजन में जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है, तो क्या होगा, जब हम रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट हायर वेकेंट निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत अच्छी एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, तो उसमें हमें हायरिंग करने में काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, या फिर हमें जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएंगे, हमें उन्हें इन हाउस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। दैट इज व्हाई इट अफेक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मैन पावर। अगर किसी एरिया में सप्लाई एंड डिमांड जो मैन पावर की है वो सप्लाई बहुत अच्छी है, या फिर हमें जो स्किल्स चाहिए वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो क्या होगा, हमें रिक्रूटमेंट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमें इजीली बहुत अच्छी कैपेबल एंड सिंसियर एम्प्लॉयज मिल पाएंगे, स्किल्ड एंड कैपेबल एम्प्लॉयज मिल पाएंगे, और हम उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर सकते हैं।
एज अपोजिट, मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट आई है जो कि अभी इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा उस कंडीशन में? हमें एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा जिनके पास वो स्किल नहीं है स्टिल, एंड या फिर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे के उनको उन सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस दोनों ही होगा। तो दैट इज व्हाई supply and demand of manpower also affect the recruitment process of one organization. Now third हमारा जो factor है that is image and goodwill of the organization. But obvious है किसी भी organization की अगर image बहुत अच्छी है, हमें पता है उस organization में बहुत अच्छा पे पैकेज मिलता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम मिलता है, या फिर वो लोग बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए और हम बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर पाएंगे। एंड अपोजिट, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी नहीं है या फिर नेगेटिव इमेज चल रही है, तो जब भी हमारी रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट्स निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत कम एप्लीकेशंस आएंगी या फिर बहुत अच्छे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशंस हमारे पास अच्छी नहीं आएंगी तो बट ऑब्वियस है हम सिलेक्शन भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करती है, इमेज एंड गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो कि हमारी गवर्नमेंट अभी स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस हाउसेस बहुत सारा एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या बहुत सारा एक्सपेंडिचर करने की नहीं सोचते हैं। दे जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू कम, जिससे कि वो उनको अपनी जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी उनके बारे में पता चलेगा, तो वो उस हिसाब से अपनी बिजनेस को बढ़ाएंगे, उस हिसाब से अपने बिजनेस को करने की सोचेंगे। तो दैट इज व्हाई वो लोग उस समय हायरिंग भी कर्व करके रखते हैं, हायरिंग भी फ्रीज करके रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लीगल एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट होती है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लॉज निकालती रहती है या लॉज बनाती है। तो जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है उन लॉज को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को फॉलो करना होता है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट में क्या लॉज बनाए हुए हैं कि दिस स्पेसिफाइड कैटेगरी को इतना रिजर्वेशंस मिलेंगे या फिर हैंडीकैप्स को इतने रिजर्वेशंस मिलेंगे। तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं, जो नॉर्म्स सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज एम्प्लॉयमेंट रेट। अगर किसी एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो क्या होगा, जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी उस कंडीशन में बहुत सारे लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे और उन सारे एप्लीकेशंस में से वो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स को, या फिर हम कहते हैं जहां पे ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो वो लोग बेस्ट कैंडिडेट्स को उसमें से चूज कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगेन, और दूसरी बात, इसी के वाइस वर्सा, मान लो कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है किसी एरिया में या किसी रीजन में या किसी कंट्री में, तो वहां पे क्या होगा, जब भी रिक्रूटमेंट के लिए पोजीशंस आएंगी तो बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो वहां पे या फिर लोग चाहेंगे कि हमारी कॉम्पिटिटिव रेट वाली ऑर्गेनाइजेशन जब वैकेंसीज निकालेगी वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं आएगी और बहुत अच्छी हायरिंग नहीं हो पाएगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द area also affect the recruitment process of the organization. Now next हमारा है competitors। हमारी business organization में बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है because of the competitors, because of the competition in the market.
तो हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी हमारे कॉम्पिटिटर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बनाना पड़ता है ताकि हम compete कर सके मार्केट में, ताकि हमारे पास भी टैलेंटेड एम्प्लॉइज आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी टैलेंटेड एंड कैपेबल एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज अप्लाई करें। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिसी कॉम्पिटिशन में या कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली नहीं होगी तो हमारे पास बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। So these are the factors basically which affect the recruitment of one organization. Hopefully you would have understood this topic very well, and still you have any concern, you can write it to me on my comment box. Please share it, subscribe it, and also press the like button. Thank you for giving your precious time. Thank you for supporting.